नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है जनकपुर। ये वही जनकपुर है जहां राजा जनक निवास करते थे। वही जनक जो माता सीता के पूजनीय पिताश्री थे। इस लिहाज से जनकपुर यानी नेपाल हमारे प्रभु श्री राम का ससुराल है। तो हिंदुस्तान से इतना घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद आज क्या कारण है कि अपना नेपाल हमसे यूं आंखें फेर कर उस जालिम चीन से गलबैयां कर रहा है, जो मौका मिलते ही नेपाल को ठीक उसी भांति हड़प जाएगा जैसे उसने तिब्बत को निगल लिया और डकार भी न ली। आखिर नेपाल हमसे क्यों रूठा? यह सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं अपितु उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में भी उठ रहा है जो ये मानते हैं कि नेपाल व भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। इस सवाल का जवाब मुजफ्फर आज़मी के इस मशहूर शेर में छुपा है। तो शेर अर्ज है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। हुआ यूं कि वर्ष 1989 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी धर्मपत्नी सोनिया के साथ नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे। उस समय माना तो ये जा रहा था कि राजीव के इस दौरे से भारत व नेपाल के बीच नई ऊर्जा का संचार होगा और हमारे सामाजिक, धार्मिक व ऐतिहासिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। लेकिन अफसोस होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजीव जब सोनिया के साथ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के पुजारियों ने सोनिया के मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। पुजारियों का कहना था कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। चूंकि सोनिया गांधी मूल रूप से ईसाई है, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस पर नेपाल के तत्कालीन राजा बीरेंद्र विक्रम शाह और उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या ने पुजारियों को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। पुजारियों का तर्क था कि विश्व भर में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इसलिए वो अपनी परंपरा को जीते जी तो नहीं तोड़ सकते। आखिरकार राजीव और सोनिया को पशुपतिनाथ मंदिर से बिना पूजा किए ही लौटना पड़ा। इस घटना के बाद भारत नेपाल संबंध बुरी तरह से बिगड़ गए। राजीव को लगा कि राजा बीरेंद्र ने उन्हें अपने तरीके से नीचा दिखाया है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत द्वारा नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई। परिगमन व वाणिज्यिक संधि समाप्त होते ही नेपाल के बाजारों से जरूरी सामान गायब हो गया और जनता अपार कष्ट में डूब गई। यही नहीं, अपने कथित अपमान का बदला लेने के लिए राजीव गांधी ने भारत की खुफिया एजेंसी रो को नेपाल में राजा विरोधी सभी नेताओं को एकजुट करने में लगा दिया। रो ने माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को लुभाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी ताकि वो राजशाही के खिलाफ लड़ाई में बाकी राजनीतिक दलों का साथ दें। रो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण ने अपनी किताब इनसाइड नेपाल में लिखा है कि राजीव गांधी के निर्देश पर कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और नेपाल के विपक्षी दलों के संग मिलकर गुपचुप तरीके से नेपाल के पूरे राजशाही सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ भारत ये भूल गया कि पुष्प कमल दहल प्रचंड माओवादी नेता हैं, जिसके सत्ता में आते ही नेपाल पूरी तरह से चीन की ओर झुक जाएगा। कालांतर में यही हुआ। माओवादियों ने अपनी ताकत में इजाफा होते ही दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। इस दरमियान 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए प्रचंड ने नेपाल के दरवाजे चीन के लिए पूरी तरह से खोल दिए। इन तमाम परिदृश्यों के मद्देनजर मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि राजीव गांधी की एक भूल ने नेपाल को चीन का करीबी बना दिया। राजीव जैसी ही गलती वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। उस समय नेपाल के दक्षिणी और तराई इलाकों में रहने वाले मधेशी लोग नेपाल के नए संविधान में उल्लेखित कुछ प्रस्तावों के खिलाफ थे। नेपाल की सरकार उनकी मांगों को सुनने और उन पर चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन जब इन मांगों में इलाकाई स्वायत्तता की बू आने लगी तो नेपाल सरकार ने मधेशियों से बात करने से इनकार कर दिया।
इस सारे प्रकरण को भारत नेपाल का अंदरूनी मामला बताकर स्वयं का पल्ला झाड़ सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा करने की बजाय उल्टे नेपाल के नए संविधान के प्रस्तावों पर खुले तौर पर ऐतराज व्यक्त कर दिया। चूंकि यह नेपाल के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप था, इसलिए भारत के इस ऐतराज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सत्य हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रमोद मलिक लिखते हैं कि नई दिल्ली को यह नागवार गुजरा कि नेपाल जैसा पिद्दी सा देश उसकी बात को नहीं मानता। लिहाजा 23 दिसंबर 2015 को नेपाल की अघोषित नाकेबंदी कर दी गई, जो कि फरवरी 2016 तक कुल 135 दिन चली, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों समेत तमाम जरूरी चीज़ों का नेपाल जाना बंद हो गया और जनता में त्राही त्राही मच गई। प्रमोद मलिक आगे लिखते हैं कि इस नाकेबंदी के दौरान एक बेहद अहम घटना हुई। नेपाल पेट्रोलियम ने 28 अक्टूबर को पेट्रो चाइना के साथ एक करार किया और चीनी कंपनी ने नेपाल को 1,30,00,000 लीटर तेल मुफ्त उपहार स्वरूप दे दिया। बस तभी नेपाल ने चीन के साथ जाने का मन बना लिया। तात्पर्य यही कि भारत ने खुद धक्का देकर अपने भाई नेपाल को चीन की गोद में बिठा दिया। इस घटना के 3 वर्ष बाद 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। एक बार पुनः लगा कि भारत नेपाल के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी आएगी, वह सारी कड़वाहटें दूर हो जाएगी। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्थिक नाकेबंदी से नेपाल को हुए नुकसान को पाटने की कोई कूटनीतिक या आर्थिक कोशिश नहीं हुई। भारत ने कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई बड़ी राहत नहीं दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बैठकें हुई, शिष्टमंडलों की बातचीत हुई, पर तमाम बैठकें शिष्टतावश की गई औपचारिकताएं भर थी। जबकि नरेंद्र मोदी की यह यात्रा नेपाल भारत संबंध सुधारने का शानदार मौका था, जिसे गंवा दिया गया। इससे नेपाल को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत उसकी परवाह नहीं करता। तब नेपाल में सक्रिय भारत विरोधी और चीन समर्थक लोबी ने इस बेहतरीन अवसर का भरपूर लाभ उठाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने नेपाल को उसमें शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही रेल से लेकर सड़क मार्ग बनाने की पेशकश की गई, जिसे नेपाल ने स्वीकार कर लिया। अब तिब्बत से लेकर उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल की सीमा के अंदर कुछ किलोमीटर दूर तक की रेल लाइन योजना तैयार है। इसी तरह तिब्बत के ल्हासा से लेकर बिल्कुल भारतीय सीमा के पास तक सड़क बनाने की योजना है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि ये दोनों परियोजनाएं नेपाल को मुफ्त में नहीं मिल रही है। इनसे नेपाल पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा, उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके दुष्परिणाम यह होंगे कि जैसे चीन ने श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह 8 अरब डॉलर में तैयार किया और पैसे नहीं होने पर कोलंबो ने चीन को वह बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, ठीक वैसा ही कुछ नेपाल को भी करना पड़ेगा। इससे नेपाल का अस्तित्व तो मिटेगा ही, साथ ही नेपाल के मार्फत चीन के उत्तर प्रदेश व बिहार तक आ धमकने से भारत के समक्ष भी सुरक्षा संबंधी अनगिनत समस्याएं खड़ी हो जाएगी। वर्तमान में भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन की ही योजनानुसार भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया है। साथ ही भारत के कई और इलाकों को विवादास्पद बताकर नेपाल के आम जन को भी भारत विरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भारत के रवैये में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, जो हमारी लुंज पुंज और दिशाहीन विदेश नीति का परिचायक है। सारांश यही कि भारत के एक प्रधानमंत्री ने जहां व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए नेपाल में चीन का प्रवेश द्वार खोल दिया, तो वहीं दूसरे प्रधानमंत्री ने बिहार में मधेशियों के वोट हासिल करने के लिए नेपाल को चीन का पिछलग्गू बना दिया। सच कहूँ तो आज मुझे सुषमा स्वराज बहुत याद आ रही है। इस पूरी मोदी सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुषमा के बाद खाली हुए स्थान को भर सके। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।